सरल परिपथ का अध्याय आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं डेली लिखते रहेंगे। पहला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि पढ़ चुके हैं। सेल का विद्युत वाहक बल। दूसरा टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। तीसरा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों बात कर रहे हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और चौथा टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। संयोजन। और चौथा पांचवा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। और छठवां टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपके इस अध्याय के टॉपिक है। बात ना कीजिए, इस अध्याय के टॉपिक है। एक टॉपिक छूटा है यहाँ पर छूटा है एक टॉपिक। 3 ये होना चाहिए। टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। ये टॉपिक आपका छूटा हुआ था। यही इस अध्याय के टॉपिक है मेन। आपने 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक सेल कल पढ़े, सेल का विद्युत वाहक बल, और दूसरा टर्मिनल विभवांतर। ये 2 टॉपिक पढ़े आप। उसमें बताया गया सेल के विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। यानी हर सेल का अपना अपना विद्युत वाहक बल होता है, वो फिक्स रहता है। यानी एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। अगर Q आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है, तो एकांक आवेश को W/Q पड़ेगा, जो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। कैपिटल ई बराबर W/Q। यह अभिलाक्षणिक गुण है सेल का। यह परिपथ के बाहरी प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता है सेल का विद्युत वाहक बल, कि आपने कितना आप बल्ब जोड़ दिए उससे, या कितना चीजों का कनेक्शन उस सेल से बैटरी से कर दिए। इससे उसके विद्युत वाहक बल जितना है 12 वोल्ट का खरीद कर लाए हैं, 12 वोल्ट ही रहेगा। चाहे आप 10 वोल्ट कर दे, बल्ब जोड़ दे, चाहे कुछ भी जोड़ दे, उससे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। यही अभिलाक्षणिक गुण कहलाता है। यही अभिलाक्षणिक गुण कहलाता है। बाहरी प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो। दूसरा टॉपिक बताए थे टर्मिनल विभवांतर। जैसा कि 2 खूंटियां लगी होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सेल में। बैटरी में भी 2 खूंटियां होती है। कई सेलों का संयोजन है बैटरी, श्रेणी क्रम संयोजन। तो टर्मिनल विभवांतर में कहे थे कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। बस ये बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित होने के लिए, सेल के घोल के अंदर नहीं, बाहरी प्रतिरोध में प्रवाहित होने के लिए, एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए सेल जो ऊर्जा देता है
वह उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से लिखते हैं। अगर एक Q आवेश को प्रवाहित होने के लिए W ऊर्जा सेल दे रहा है बाहरी प्रतिरोध में, तो एकांक आवेश को क्या करेंगे? W/Q। तो V बराबर W/Q, यानी टर्मिनल विभवांतर परिपथ के बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है। टर्मिनल विभवांतर बाहरी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, लेकिन सेल का विद्युत वाहकत्व यह अपनित होगा। अब तीसरा टॉपिक आएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये है वो है, दोनों तो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन जो लक्षण उनका है वो लक्षण आपका नहीं। यही अभिलाक्षणिक गुण है, यही अभिलाक्षणिक गुण है, आपका अपना गुण। ठीक है, समझ में आया ये बात? हाँ, हेडिंग लिखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके बाद समझ पड़ेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है किसी तार में, चालक तार में, तब क्या प्लास्टिक में थोड़ी धारा जाएगी? किसी चालक तार में धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगता है, धारा को बहने में अवरोध लगता है, वो चालक तार लगाता है, उसमें परमाणु है, अणु है, उनमें अवरोध लगता है बहने में, मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, तो टक्कर होने का मतलब कि अवरोध लगना। तो किसी चालक तार के धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगता है, उसी प्रकार से ठीक सेल के घोल में, सेल के घोल में जैसे मान लीजिए ये बाहरी प्रतिरोध है, तो धारा इसमें जा रही है, तो इस प्रतिरोध में अवरोध लगेगा, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं कि धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध लगता है वही उस चालक तार का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो ये धारा जब इधर से आएगी तो इस सेल के घोल में इधर से आएगी इस पर, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, ये पूरा चक्कर तभी कंप्लीट होगा। तो सेल के घोल में भी अवरोध लगेगा। क्या चीज? नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं लगेगा। विलयन है ना, उसमें अणु आयन है ना, तो लगेगा। अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो सेल के घोल में भी ये अणु और आयन इसके बहाव का विरोध करते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। सेल के घोल में या सेल का विद्युत अपघट्ट भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। अब बाहरी जो प्रतिरोध है उसको कैपिटल आर से लिखते हैं।
तो कैपिटल आर को पहले ही सुन चुके हैं। अब ये सेल का जो विद्युत अपघट्ट है, घोल है, वो भी इसलिए कि घोल में से धारा को भी जानी है, नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां से धारा ये जा रहा है, ये इस तरह से यहां पहुंचेगा तो अब सेल के घोल में एंट्री कर जाएगा। तो सेल के घोल में चलेगा तो ये अवरोध लगाएगा, इसके और आयन इसके बहने का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो जिस प्रकार से चालक तार धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का विद्युत अपघट्ट भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। इसका भी मात्रक ओम ही होता है, इसका भी मात्रक ओम ही होता है। तो ये सेंटेंस लिखिए, जिस प्रकार चालक तार धारा प्रवाह के मार्ग में, जिस प्रकार चालक तार धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, अवरोध समझ रहे हैं ना? हाँ, अवरोध लगाता है। अवरोध माने रुकावट। बताइए, जो अनपढ़ होगा उससे भी पूछेंगे तो बता देगा, ठीक ना? मतलब जो बताए हम ये नहीं करें कि वो अनपढ़ है, ठीक ना? रुकावट, मार्ग में अवरोध लगाता है। ठीक उसी प्रकार सेल का विद्युत अपघट्ट भी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। इसका भी मात्रक ओम होता है, इसका भी मात्रक मात्रक ओम होता है। तो जो छोटा बच्चा है उसका छोटा नाम, जो बड़ा आदमी है उसका बड़ा नाम नहीं है। इसका भी मात्रक ओम। अब बात सुनिए, सर्किट बनाते समय हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं? इसलिए कि सर्किट तो कागज पर बनता है। सर्किट मतलब कि आप मोबाइल अगर सीखेंगे तो मोबाइल के लिए सर्किट पढ़ेंगे बनाने के लिए,
तो उसका कागज पर सर्किट मिलेगा, कहाँ रेजिस्टेंस है, कितना ओम है, कहाँ डायोड, कहाँ ट्रायोड, कहाँ ट्रांजिस्टर, कहाँ, ये सारा चीज का सर्किट बनेगा, सर्किट बनेगा। और उसी सर्किट से आप तैयार करते हैं। तो परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे दर्शाते हैं वो जरा देखिए। ये सेल है, शांत रहिए। सेल का एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, तो छोटी लाइन माइनस और बड़ी लाइन प्लस, ये सेल ऐसा बनाते हैं। और इसके ठीक पास ही, इस सेल के ठीक पास ही इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बना देते हैं, छोटा सा ये R लिख देते हैं इस माला, ठीक ना। और इसको हम इस तरह से घेर देते हैं, डॉटेड करके घेर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। हाँ, घोल है, घोल में है प्रतिरोध, ऐसे ही बनाए। ये डॉटेड ऐसे घेर देते हैं, इसलिए कि हर सेल का अपना अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बना लीजिए चीज। ये सेल है, सेल है। ये सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऋण और एक प्लस। प्लस वाला कैथोड और ऋण वाला एनोड। गैल्वानिक सेल है, विद्युत देने वाला है, विद्युत अपघटनी सेल नहीं है। और उसी के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है, जो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। और इसको एक डॉटेड करके इसके चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि प्रतिरोध इस सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक ना। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन फैक्टर है जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? क्या चीज? प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक,
ये फैक्टर हर चीज पर आता है। जैसे ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि आपके पढ़ाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। बस एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है। तो अब ये देखना है, शांत रहिए, ये देखना है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है। आप जानते हैं कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और ये घोल विद्युत अपघट्य होता है, ये प्लेट होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक ना। तो सबसे पहले तो घोल की सांद्रता है, घोल की सांद्रता यानी गाढ़ापन, घोल की यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो जो धारा प्रवाह में दिक्कतें होगी, आयन ज्यादा होंगे, टक्कर होगी, ठीक ना। सांद्रता बढ़ने से इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। टक्कर ज्यादा होने लगेगा, टक्कर ज्यादा होने लगेगा, और टक्कर ज्यादा होने लगेगा। मान लीजिए रोड पर ज्यादा कहते नहीं इधर से चलिए, इधर साफ है रोड, आज इधर भीड़ है उधर नहीं जाते, चलिए उसी में, देखिए कितना धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो सांद्रता बढ़ने का मतलब अणुओं की संख्या बढ़ जाना, गाढ़ा हो जाना घोल। तो सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो पहला नंबर लिखिए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। पहला नंबर विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता इसमें लिख दीजिए, सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर सेल के विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। भीड़ ज्यादा हो जाएगी, चलने में दिक्कतें होगी, जितना अवरोध होगा चलने में अवरोध बढ़ जाएगा। अवरोध बढ़ने का मतलब कि प्रतिरोध बढ़ना। ठीक है। अब दूसरा फैक्टर आ रहा है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा दूरी पर है दोनों, तो धारा को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचना है, तो दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नजदीक रहेगा जल्दी से पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो ज्यादा दूर जाना पड़ेगा ना। तो लिख दीजिए
इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तीसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेट अगर पूरी तरह से विद्युत अपघट्ट में नहीं डूबा है, कुछ खाली है, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पूरी तरह से डूबा है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। इसलिए कि जितना में डूबा है उतने ही में आवेश आएंगे, उतना ही में चार्ज होगा। बाकी जो नहीं डूबा है उस पर चार्ज नहीं आएगा प्लेट पर। इसीलिए कहा जाता है बैटरी में एक मीटर लगा रहता है रेड कलर का, कि उसको देखते रहिए कि पानी कम है तो उसमें क्या कर दीजिए, डालिए, ताकि प्लेट पूरी तरह से क्या रहे, डूबा रहे। तो प्लेट विद्युत अपघट्ट में घोल में पूरी तरह से डूबने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक ना। खाली रहेगा, बढ़ जाएगा। तो लिख दीजिए इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल, लिखिए प्लेट को विद्युत अपघट्ट में पूरी तरह डूबा रहने पर प्लेट को विद्युत अपघट्ट में पूरी तरह डूबा रहने पर प्लेट को विद्युत अपघट्ट में पूरी तरह मतलब पूर्ण रूप से पूरी तरह से डूबा रहने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। इसीलिए बैटरी में पानी डालते रहना चाहिए कि प्लेट पूरी तरह से विद्युत अपघट्ट में क्या रहे, डूबा रहे। आंतरिक प्रतिरोध, शांत रहिए, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना किसी भी तरह से आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, सेल का घोल जो है बैटरी का ज्यादा ऊर्जा खा जाएगा, जिससे आपका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए चाहिए कि
सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम जितना रहेगा वो आपके लिए बहुत बढ़िया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम रहना चाहिए, उसके लिए जो भी उपाय कर सकते। अंतिम चौथा लिखिए, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखिए, ताप बढ़ने से विद्युत अपघट की श्यानता घट जाती है। श्यानता का मतलब पतला हो जाता है घूम। ताप बढ़ने से श्यानता घट जाती है, जिससे आयनों को चलने फिरने की आजादी बढ़ जाती है, तेजी से आयन चलने लगते हैं, यानी आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। नहीं आ ऐसा है कि जब गर्म करेंगे, शीरा को गर्म करें तो और पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शीरा गाढ़ा हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो पतला ना होगा। राब जानते हैं? देखिए, विद्युत अपघट को गर्म करेंगे, उसमें आयनों के चलने फिरने की आजादी बढ़ जाती है, जिससे जो है विद्युत अपघट का वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, जल्दी से पहुंचेगा वो। इसीलिए बैटरी जब ग्रेविटी गिर जाता है तो कहते हैं कि बैटरी को हीट कराना है, बैटरी को हीट कराना है। तो ताप बढ़ने से विद्युत अपघट की श्यानता, श्यानता माने पतला घोल कहते हैं। जैसे पानी है, शहद है, तो पानी की श्यानता कम है और शहद की श्यानता ज्यादा है। जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, और जो पतला घोल होगा उसका श्यानता कम होगा। दोनों को ढालू सतह पर अगर दो द्रव लिए हैं, जानना चाहते हैं किसकी श्यानता अधिक है, किसकी श्यानता कम है, ढालू सतह पर एक ही जगह से दोनों को गिरा दीजिए। जो तेज बहता हुआ जाएगा उसकी श्यानता कम है, और जो धीरे धीरे बहेगा उसकी श्यानता अधिक। तो ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट की श्यानता कम हो जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। लिखिए, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट की श्यानता घट जाती है। श्यानता घट जाती है, विद्युत अपघट की श्यानता घट जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अंतिम बात एक बता रहे हैं, देखिए, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, शांत रहिए, वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति, यानी इलेक्ट्रोड प्लेट किसका डाले हैं, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विद्युत अपघट का घोल कौन सा है उसकी प्रकृति, और समय आयु पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा समय तक का सेल हो गया है
तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ज्यादा समय तक बैटरी का इस्तेमाल जैसे जैसे ज्यादा समय तक करते जाएंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। हाँ आई, यानी ये इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है आंतरिक प्रतिरोध सेल का कि आपने इलेक्ट्रोड किस धातु का लगा रहा है, कैसा इलेक्ट्रोड लगा रहा है। विद्युत अपघट्ट का घोल किस चीज का है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितने पुराना हो गया है सेल उस पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा पुराना है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो अंतिम बात लिख लीजिए, पांचवा, लिखिए सेल के इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, अपघट्ट की प्रकृति तथा सेल की आयु पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, निर्भर करता है। हाँ, बिना हेडिंग का है, बस नंबर है, ठीक है ना। हाँ, बिना नंबर। अब किसका किसका नंबर डाले, उसका आयु डाले कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति डाले कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति डाले, ठीक ना। हाँ, एक ही में सब हो गया। सेल के इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति तथा सेल की आयु। सेल की आयु समझ रहे हैं ना, कितना पुराना हो गया बैटरी। सेल की आयु पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। आयु बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। आयु बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए, अब बात सुन लीजिए, आप गलती कहां कर बैठते हैं। किसी के लिए ये कोई कहे कि किसी को आता है किसी को नहीं आता है, ये बात हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, शुरू से नहीं मानते हैं। हमने आज का टॉपिक रखा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और हमने हर बात बताया, लिखाया, और बस आपको आज की पढ़ाई फिजिक्स में बस कॉपी उठा करके सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लीजिए, काम खत्म। अब अगले दिन तो अगला टॉपिक आएगा, संबंध आएगा। तो ऐसे ही, और डेली हम लिख रहे हैं टॉपिक की अध्याय में क्या क्या है, कुछ तो नहीं रहता है। लेकिन आप जो है इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं और इतना बोझ ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं आता है।